अक्षांत रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? वो रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? अक्षांत रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? अक्षांत रेखाएं कहा जाता है। और उसके बाद में अगला आया था आपका देशांतर रेखाएं। कौन सा आया था? देशांतर रेखाएं। देखो तुम लोग बोला करो, थोड़ा स्लो बोला करो, सब लोग बोला करो, दांत मत चमकाया करो, पता चले घर जाके हलवा खाना पड़ा। हाँ ध्यान रखना, हलवा खाना पड़ेगा, दांत तोड़ूंगा, याद रखना। कुल मिलाकर के आप लोगों ने देखा ना, लापरवाही का नतीजा हुआ अगर आप लोग दांत चमकाए तो, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने दांत चमकाए तो आपकी लापरवाही का नतीजा होगा। आप लोग बाद में मत कहना सर दांत टूट गए हमारे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोगों को दांत नहीं चमकाने हैं, केवल पढ़ने पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? क्या पढ़ना है? जीएस। जीएस में कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे आप लोग? जियोग्राफी। कौन सी क्या पढ़ रहे थे? जियोग्राफी। जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे थे आप लोग ना। ठीक है, कौन सी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे? इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल पढ़ रहे थे। भारतीय भूगोल में मैंने भारतीय भूगोल का जो क्षेत्र हुआ करता था, उसका इंट्रोडक्शन हुआ करता था, वो आपको क्लियरली समझा दिया। आपको बता दिया कि यहाँ क्या अक्षांश कहाँ है, देशांतर कहाँ है, कौन सी रेखाएं होती हैं, भारत कहाँ स्थित है, भारत में कितने देशांतर हैं, कितने से लेकर कितने देशांतर तक भारत स्थित है, और अक्षांश में भी कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश तक है। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की आकृति कैसी है, क्षेत्रफल कितना है, कुल मिलाकर के भारत के भौगोलिक विभाजन भी बता दिया था। मैंने भारत का क्या बता दिया था? भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक क्या बताया था? भौगोलिक विभाजन के रूप में मैंने बताया था इसके 5 प्रकार है। कितने कितने? सबसे पहले आता है पर्वत। क्या आता है? पर्वतीय क्षेत्र। क्या आता है? दूसरे नंबर पर आता है मैदानी क्षेत्र। कौन सा आता है? मैदानी क्षेत्र। नंबर 3 पे आता है पठार। नंबर 4 पे आता है तटीय मैदान। क्या आता है? तटीय मैदान। और नंबर 5 पर क्या आता है आपका? द्वीप। क्या आता है? क्या आता है? मरुस्थल होगा तो मैदान में आ जाएगा ना। ठीक है, कुल मिलाकर के 5 भाग मैंने आपको बता दिए थे, और 5 भागों के बारे में बता दिया था। ध्यान रखना, ये दोनों भाग उत्तर की ओर है। ये दोनों भाग कहाँ है? इसलिए कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, इसीलिए बताया जाता है इनको। ठीक है, बाकी ये पठार है वो कहाँ है? दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। 3 ओर किससे घिरा हुआ है? इसलिए उसको प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए प्रायद्वीपी पठार भी कहते हैं, इसको दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। और अगला है तटीय मैदान। अगला क्या आ गया? तो तटीय मैदान का मतलब समझ में आया, समुद्र के किनारे होगा उसको क्या कहा जाएगा? तटीय मैदान के नाम से जाना जाएगा। और अगला है द्वीप, जो समुद्र में स्थित होगा, इसके चारों ओर जल हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको चारों लोग हम क्या कहेंगे? जिसके चारों ओर पानी हो उसको क्या कहा जाता है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है रे? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ठीक है, और विश्व में सबसे बड़ा नदी पर स्थित द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, आपके भारत में ही है, भारत में एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? उस ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। विश्व में सबसे बड़ा, हाँ मैनमेड क्या, अब बांध के चलिए, द्वीप बन गया नदी पे, उसको चारों तरफ से क्या कर दिया है लोगों ने कि वो टूटे ना, उसकी मिट्टी कटाव ना है, क्योंकि नदी कैसी है, उसका बहाव समय आगे कम हो जाता है, तो मिट्टी जोड़ दी जाती है, बार बार पानी टकराएगा तो टूटेगी, इसके कारण उसको रोक दिया गया, उसके बाउंड्री वगैरह बना दी गई है, इस तरीके से मैनमेड कहा जाता है। लेकिन वो नदी ने बनाया है। किसने बनाया है? क्योंकि हिमालय पर्वत से निकलती है, और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी अपने साथ में, यहाँ तक समझ में आ गया था ना। हम लोग अब पढ़ेंगे उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्तर का जो विशाल पर्वतीय क्षेत्र हुआ करता है, इसमें मात्र एक ही पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। क्या नाम है? मैंने आपको हिमालय पर्वत की कहानी सुनाई थी। मैंने बताया था कि हिमालय पर्वत जिस स्थान पर है, उस स्थान पर कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जिसको टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर के दोनों ओर भूमि के भूखंड हुआ करते थे। उत्तर की ओर जो भूमि का भूखंड हुआ करता उसका नाम था अंगारा, और दक्षिण की तरफ जो भूखंड हुआ करता उसका नाम था गोंडवाना। गोंडवाना पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं? प्लेट विवर्तनिक क्रियाएं। प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं के कारण उसमें क्या हुआ? अंगारा भूमि की तरफ गोंडवाना भूमि आने लगी, और एक दिन आकर के वो अंगारा भूमि को ठोक देती है। टेथिस सागर का पानी साइड में निकल जाता है, और उसकी मिट्टी होती है धीमे धीमे करके ऊपर उठने लगती है। कालांतर में वो सूख जाती है, और सूखने के बाद में पर्वत का निर्माण हो जाता है, या पर्वत का रूप ले लेती है, जिसको कहते हैं हम लोग हिमालय पर्वत। क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, हिमालय पर्वत मिट्टी का बना हुआ है, वो पत्थर का बना हुआ नहीं है। किसका बना हुआ है?
अगर पर्वत का बना होता, पत्थर का बना होता ना तो उसमें पेड़ नहीं होते। ठीक है, वो किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। हिमालय पर्वत मिट्टी का बन गया। और किसकी जगह पे बना था? टेथिस सागर की जगह पे। किसकी जगह पे? 11 करोड़ साल पुराना है। कितना पुराना है? और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? जब वो ऊपर उठा तो दबाव के कारण उसमें मोड़ पड़ गए। क्या पड़ गए? मोड़ पड़ गए, इसलिए वो क्या कहलाया? मोड़दार पर्वत कहलाया। आप लोगों ने सुना होगा पर्वत और पहाड़ियां, एक सीमा बना दी गई 1000 मीटर। कितनी? 1000 मीटर है। कुल मिलाकर के ये बनाने लगे, सीमाएं बना दी। जो 1000 मीटर से ऊपर निकल गया वो क्या कहलाया? आपका पर्वत कहलाया। जो नीचे रह गया इसको कहा जाता है पहाड़ या फिर पहाड़ी। आप लोगों ने देख लिया था। कुल मिलाकर के सीमाएं बन गई। तो ये 1000 मीटर से क्या है? दुनिया के सब पर्वत वहां खत्म हो जाते हैं जब वहां जाके इसकी औसतन ऊंचाई है, इसकी औसतन ऊंचाई है हिमालय पर्वत की, वो 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। और बाकी इसकी चोटियां ऐसे ऊंची होती चली जाती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में ऐसे सागर माथा, और चीन में इसको, तिब्बत में इसको चोमालोंगमा के नाम से जाना जाता है, और भारत में कहते हैं इसको हिमालय। एक उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र में केवल और केवल आपको हिमालय पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? हिमालय पढ़ना है। तो सबसे पहले आओ हिमालय को देखते हैं हम लोग। इसको देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ, वो संपूर्ण में भारत का जो हिस्सा है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार दिख रहा है? अंडमान निकोबार का द्वीप जाएगा नीचे की तरफ जाएगा ना, तो वहां से शुरुआत होगा तो वो नीचे हो जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर हम लोग भारत की स्थिति जानते हैं। जो भारत का भौगोलिक आपको दिखाई दे रहा है नक्शा, इसी को सबसे पहले एक भारत का मैप बना लीजिए सुंदर सा। ठीक है, भारत का मैप बनाने के बाद में आप लोग, ठीक है, कुल मिलाकर के आपका भारत का मैप बन गया। भारत के मैप में हमने पढ़ाया था भारत का उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। क्या पढ़ाया था? और विशाल पर्वतीय क्षेत्र का नाम क्या है? हिमालय। हिमालय पर्वत। क्या क्या नाम है? हिमालय पर्वत है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को भारत समझ में आना चाहिए ना। कुल मिला के आपको भारत दिखाई दे रहा है। पूरा भारत कहां बन गया? पूर्वोत्तर भारत तो मैंने बनाया नहीं थे। कुल मिलाकर के हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के कितने भाग हैं? 4। कितने हैं? 4 भाग हैं। आप लोगों ने ये चारों भाग पढ़े हैं। सबसे पहले भाग का और सबसे प्राचीन भाग का नाम है ट्रांस हिमालय। इसके बाद में दूसरा आता है बृहद। क्या नाम आता है? बृहद आता है। और बृहद के बाद में आता है लघु। कौन आता है? जिसको हम लोग मध्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और अंतिम आता है शिवालिक। क्या कहा जाता है? शिवालिक। हम लोग अभी पहले ये देखेंगे इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया था, याद रखिए। हाँ जी, अरे जमा पूछो। क्या हिमालय का भाग नहीं है? हाँ बताएंगे, चिंता मत करिए, टेंशन के लिए तो अभी बताएंगे। ध्यान रखना, इसीलिए हम हिमालय की 3 शाखाओं को देखते हैं। पहले किसको देखते हैं? सबसे ऊंची कौन सी है? बृहद हिमालय। इसके बाद में उससे कम ऊंची कौन सी है? और इसके बाद में शिवालिक सबसे कम ऊंची है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 3 श्रेणियां बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले ऊंची चोटी इधर हो गई, आराम से इधर से बनाते हैं। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी इधर हो गई। ठीक है, एक, इसके बाद में दूसरी इधर हो गई, और तीसरी इधर हो गई। ठीक है, और इसके बाद में एक इधर भी है। इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस हिमालय, इसको कहेंगे बृहद हिमालय, इसको कहेंगे लघु या मध्य हिमालय, और इसको कहेंगे। आप लोग यहां खड़े होकर के देखोगे तो आपको कितनी दिख रही हैं? क्या ट्रांस हिमालय दिखता है? इसीलिए सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा दिखता है आपको? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। और सबसे निचला कौन सा दिखता है आपको? दोनों के बीच में, इसलिए इसको कहते हैं मध्य हिमालय। लघु या फिर, देखो लघु बड़े हिमालय से छोटा है, और दोनों के बीच में, इसलिए इसको मध्य भी कहा जाता है। इसके पार हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, इसको तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वो पार हिमालय भी है, ट्रांस हिमालय भी है। सबसे प्राचीन भाग यही है, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने अभी बताया था कि टेथिस सागर, कौन सा सागर था? टेथिस सागर की जगह हिमालय पर्वत बनाए। टेथिस सागर के किनारे हुआ करते थे, उन्होंने किसका रूप ले लिया था? ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय पहले से भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन धीमे धीमे करके दबाव के कारण वो ऊंचा हो गया था। पहले इतना ऊंचा नहीं होगा, इतना हो सकता है कि पहले इतना ऊंचा नहीं हो, क्योंकि पहले भी नदियां बहती थी। और नदियां कहां से बहती हैं? पर्वतों से या फिर पहाड़ से बहती हैं। तो पर्वतों से बहेंगी तो नदियां बह रही थी, तो ऑब्वियसली बात है आपको उधर पर्वत तो हो गई होगा, और पर्वत होगा तभी नदियां आकर के सागर में गिर रही थी। ठीक है,
कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय, कौन सा देखा? ट्रांस हिमालय पे आ जाओ, किस पे आ जाओ? अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में कई भाग हैं। ट्रांस हिमालय में कई भाग हैं। पहला भाग इसका है चीन की ओर, किसकी ओर है? और एक भाग है इसका भारत की ओर, किसकी ओर है? केवल दो भागों में, दो देशों में इसका विस्तार है, भारत में और चीन में। इसके दो है, दो विस्तार हैं, एक है पूर्वी विस्तार और एक है पश्चिमी विस्तार। इसमें एक है कैलाश पर्वत, क्या नाम है? कैलाश पर्वत कभी भारत का हुआ करता है, वर्तमान में कहां पहुंच गया है? वो चीन में पहुंच गया है। और दूसरा है पामीर का पठार, क्या है? पामीर का पठार। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन भारत में, इसमें भारत के से 4 भाग हैं। भारत में इसने अपने खुद के 4 भाग बना रखे हैं, 1, 2, 3 और कुल मिला के 4 भाग बना रखे हैं। 4 भागों में पहला आता है काराकोरम, क्या आता है? पहला कौन सा है? काराकोरम के बाद दूसरा आता है लद्दाख, क्या आता है? तीसरा आता है आपका जास्कर और चौथा आता है आपका पीर पंजाल, क्या आता है? पीर पंजाल। कुल मिलाकर के इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भागों के बारे में हम बात करते हैं। और चारों भाग कहां स्थित है? आपके भारत में स्थित है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई, कलेजा पार। क्या बताई थी? कलेजा ट्रिक बताई थी। आपको पता चल जाएगा 4 भाग हैं, ऊपर क्रम से आप इनको लिख दोगे, ठीक है? कुल मिला के, अरे ठीक है, कुल मिलाकर के आप लोग काराकोरम को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? अब ध्यान रखना, काराकोरम में अनेक चोटियां हैं, 50 चोटियां हैं। कितनी है? लेकिन इसकी 50 चोटियां इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें 2 चोटियों को आपको पढ़ना है। काराकोरम को के है तो इसको हम काराकोरम कैसे स्टार्ट, कैसे दर्शाएंगे? किसे दर्शाएंगे? इसकी चोटियों के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? 2 चोटी हैं, एक का नाम है केटू और एक का नाम है केपोर। एक चोटी का नाम क्या है? केटू, और दूसरी का नाम क्या है? केटू का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, क्या नाम है? और केपोर का नाम क्या है? गैसरब्रूम। 8611 मीटर, कितनी? और इसकी जो ऊंचाई है केपोर की 8030 मीटर है। कितनी है? 8030 मीटर है। कुल मिलाकर के भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। केटू का नाम क्या है? ध्यान रखना, आपको एक चीज विशेष याद रखना है। एक चीज आपको याद रखना, और याद ये रखना है कि केटू है वो भारत में तो है, लेकिन भारत के कश्मीर में है। कहाँ है? और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पीओके के नाम से जानते हैं। तो पीओके में पहुंच गई है, इसलिए भारत में, वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन भारत के हिस्से में तो है। इसलिए वर्तमान में भारत में जो चोटी है वो बृहद हिमालय की है, और इसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? और वो कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है? तो पहला इसमें हमने इसकी क्या देखा? चोटियां देखी। क्या देखी? काराकोरम के बाद में, इसमें काराकोरम में चोटियों के बाद में अगला आता है ग्लेशियर। क्या आता है? ग्लेशियर। इसमें सबसे प्रमुख ग्लेशियर है सियाचिन। हाँ, सबसे प्रमुख ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन में 1984 में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा चला था? और ऑपरेशन मेघदूत में भारत जीत गया था। कौन जीता था? आपको इसके बारे में कहानी पता होगा। सियाचिन, ध्यान रखना, सियाचिन सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी है। और ध्यान रखना है, -55 डिग्री टेम्परेचर रहता है। कितना टेम्परेचर रहता है? -55 डिग्री टेम्परेचर रहता है। कुल मिलाकर के तो सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर बहुत ठंडा स्थान है, ठीक है? यहाँ पर एक बार भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ जाते हैं। भारत कहता है मैं लूंगा, पाकिस्तान कहता है मैं लूंगा। जब दोनों में लड़ाई होने लगती है तो आपस में सोचते हैं कि हम एक भी नहीं लेंगे इसको, और कह देते हैं कि भाई हमें लेना ही नहीं है, आप इसको अपने पास रखो, या फिर इसमें कोई भी नहीं जाएगा। और दोनों में समझौता होता है कि कोई भी दोनों देशों में से इस पर कोई कब्जा अपना अधिकार नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान डरा दुष्ट देश है, कभी सुधरने वाला ही नहीं है, और धीमे धीमे करके अपना सैनिक भेज दिए। इधर भारत को भी लगा कि यार हमें जाना चाहिए, और एक ऐसा स्थान है जहां से हम लोग पाकिस्तान पर, जहां से हम लोग चीन पर, और जहां से हम लोग अफगानिस्तान पर, जहां से हम लोग भारत पे, हर जगह नजर रख सकते हैं, ऊंचा एरिया है। कुल मिलाकर के भारत ने भी अपनी आर्मी भेज दी। भारत ने आर्मी भेजी, आगे चल के देखा तो पाकिस्तानी जा रहे थे, दोनों में लड़ाइयां हुई, दोनों के हेडक्वार्टर में मैसेज आया, दोनों में फिर दोबारा समझौता हुआ, आज के बाद में कोई नहीं आएगा, जो हुआ सो हुआ, इसको भूल जाओ, आगे लड़ाई नहीं करेंगे। भारत ने फिर मान ली, फिर लौट के आ गए। लेकिन भारत में उस समय जब आए लौट के, तो प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या जो भी होंगे उनके दिमाग में चलता था कि यार अगर मान के चलो हम लोगों ने इस पर कब्जा नहीं किया, और पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, चीन ने कब्जा कर लिया, तो हम पे नजर रखेगा ये, और हम इस पर अगर कब्जा कर लेंगे तो यहाँ से हम नजर रखेंगे। और पाकिस्तान को भी यही लगे कि अगर हम इस पर कब्जा कर लेंगे तो भारत पर नजर रख सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज दी। क्या भेज दी? कुल मिला के आर्मी भेजने के बाद में आर्मी से कह दिया कि तुम्हें सियाचिन पर कब्जा करना है।
इधर पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री होता है नॉर्वे पहुंच जाता है, नॉर्वे जाकर के वहां नॉर्वे में जाके बात करता है, डील करता है कि मुझे अपनी आर्मी के लिए गर्म कपड़े चाहिए, क्योंकि भाई देखो ठंडे एरिया में जाएंगे, -55, 60, 65 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो कपड़े कैसे चाहिए? बिना गर्म कपड़ों के युद्ध हो सकेगा? व्यक्ति नहीं रह पाएगा, युद्ध तब करेगा। कुल मिलाकर के वो वहां जाता है। इधर भारत के प्रधानमंत्री भी सोचते हैं, भारत के प्रधानमंत्री सोचते हैं कि हमें भी अपने सैनिकों के लिए क्या चाहिए? गर्म कपड़े। वो भी नॉर्वे जाते हैं, नॉर्वे जाकर के डील हो जाती है। डील होने के बाद में कहा हमें माल कब मिलेगा, और नॉर्वे से कहते 2 साल बाद या 1 साल बाद, जो भी टाइम दे दिया जाता है। उसने कहा इतना टाइम क्यों? उसने कहा तुमसे पहले हमारे पास एक देश का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? क्या उसको भी क्या चाहिए? गर्म कपड़े चाहिए। उसने कौन सा देश? पाकिस्तान। अब प्रधानमंत्री का दिमाग खराब, उसका पाकिस्तान क्या करेगा रे, इस्लामाबाद में गर्म कपड़े पहन के घूमेगा क्या? और वो लौट के वापस आ जाते हैं। आने के बाद में अपने आर्मी हेडक्वार्टर में जाते हैं और जाके बात करते हैं सैनिकों से और कहते हैं कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की मंशा में है, वाले समझौता हो गया, लेकिन वो समझौते को तो क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना है, हमें सियाचिन कब्जा करना है। भारत के सैनिक, जाबाज सैनिक थे, उन्होंने कहा था नो टेंशन, हम जाएंगे। उनके पास जो भी स्वेटर जर्किन वगैरह थी, जो उन्हीं कपड़ों का प्रयोग करके वो सियाचिन पर चढ़ाई करने लगे। और सियाचिन पर वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि आगे कोई निकल के गया है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम चल के जाते हैं तो मिट्टी में हमारे पैर बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं? और वो पैर अगर मिट्टी में बनेंगे, हवा चलेगी तो थोड़ी जल्दी मिट जाएंगे, थोड़ी देर में मिट जाएंगे। कुल मिलाकर के और वहां पहुंचे तो वहां जाकर के वो नहीं मिटेंगे। अब बर्फ में पैर लग गया तो देर में मिटेगा? उसने कहा यहाँ गया है, और एक व्यक्ति नहीं बहुत लोग हैं, और वहां से एक मैसेज भिजवाते हैं हेडक्वार्टर के लिए कि सियाचिन पर पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी आगे निकल चुकी है। लेकिन भारत के जाबाज सिपाही होते हैं, जाकर के वहां लड़ते हैं, और लड़ने के बाद में पाकिस्तान को खदेड़ देते हैं वहां से और अपना झंडा फहरा देते हैं। इधर पाकिस्तान समझता है, सोचता है कि भाई हम तो सियाचिन पे पहुंच गए होंगे, सियाचिन पर वहां झंडा लग गया होगा, और सियाचिन अब किसका हो गया? पाकिस्तान का। और वो जाता है हेलीकॉप्टर से, वहां के लोग जाते हैं, वहां जो सेनापति वगैरह जो भी होगा, और कहते हैं कि हमको गर्म ड्रेस भी दिया है कुछ उनको, और मिठाई बांट गया है। और जाके देखते हैं तो वहां झंडा फहरा होता है, और कहते हैं वाह मेरे चीते, तुमने सियाचिन जीत लिया। वो मन ही मन सोचता है, और वहां ऊपर से कपड़े पहन देता है और मिठाई पहन देता है, लो मिठाई खाओ, खुशी में पार्टी तो बनती है। इधर दौड़ दौड़ के एक व्यक्ति जाते हैं, पाकिस्तानी आर्मी वाले पहुंच जाते हैं हेडक्वार्टर, और जाके कहते हैं कि सियाचिन हमारे हाथ से निकल गया। कैसे निकल गया? ऐसे कैसे निकल गया कि इंडिया, हम लोग आगे आगे जा रहे थे, पीछे से इंडियन आर्मी आ जाती है और हमारे ऊपर हमला कर देती है, और हमें मार मार के दौड़ाती है। जैसे इंडियन आर्मी आई, हमने चप्पलें हाथ में ले ली। कुल मिलाकर के वहां पे जान बचा के भाग के आए। और उसको उन्होंने कहा अरे तुम झूठ बोले हो, हम तो गए थे, हमने उनको ड्रेसें भी दी, मिठाई भी दी, हमने देखा था कि वहां पर झंडा फहरा है। उसने कहा वो झंडा है इंडिया का है। किसका झंडा है वो? आप लोगों ने गलत झंडा देख लिया, आप लोग गलत लोगों को ड्रेस दे आए। अच्छा, सियाचिन निकल गया। सियाचिन किसके कब्जे में आ गया? तो ध्यान रखना, सबसे इंपोर्टेंट ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। 1984 में यहाँ एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन मेघदूत। क्या है? ऑपरेशन सियाचिन को कब्जे में लेने के लिए चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है, अगला एक उसका नाम है हिस्पर। क्या नाम है? हिस्पर। हिस्पर ग्लेशियर भी। अच्छा, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ। एक वह स्थान जहां करोड़ों सालों से बर्फ जमी ही हो, उसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। और करोड़ों साल, अब तुम सोच के देखो, यहाँ पर करोड़ों साल से बर्फ जमी हुई है, गर्मी होती नहीं है तो बर्फ निकलेगी, तो करोड़ों साल से बर्फ जमी हुई, इसलिए ये क्या कहलाया? ग्लेशियर कहलाया। क्या कहलाता है ये? ठीक है, हिस्पर के बाद में अगला आता है वाल्टोरो। कौन सा आता है? वाल्टोरो भी है, और इसके बाद में एक वियाफोर्ड। कौन सा है? वियाफोर्ड। कुल मिलाकर के 2-3 और भी है, एक हिस्पर भी है, हिस्पर तो ऊपर हो गया, और कुल मिलाकर एक यारकंद भी है इसमें। कौन सा है? यारकंद। आपको 3-4 ये ग्लेशियर याद रखने, सियाचिन, हिस्पर, वाल्टोरो, वियाफोर्ड और यारकंद। इधर भी लिख दे रहा हूं एक यारकंद। कुल मिलाकर के आपके 5 ग्लेशियर हो गए। 5 ग्लेशियर किस में है? आपके काराकोरम में। कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम में। अब ध्यान रखना आपको, पहला हो गया आपका 2 चोटियां। 2 चोटियां कौन सी प्रमुख है? K2 और उसके बाद ग्लेशियर कितने हैं? 5 लिखा है मैंने। कितने लिखा है? 5 ग्लेशियर आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है काराकोरम का विस्तार। काराकोरम का, ये काराकोरम चोटी है तो ये पूर्व की ओर जाती है तो चीन में चली जाती है, भाई तिब्बत में जाती है। तिब्बत किसके कब्जे में? चीन के में। और इसके बाद में ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर जाकर यूटर्न ले लेती है। ऊपर जाके क्या ले लेती है? जैसे यूटर्न लेती है, यूटर्न का मतलब है मुड़ जाती है, और ऊपर से आकर इसमें 3 पर्वत और मिल जाते हैं, हिंदुकुश पर्वत, कुनलुन पर्वत और तियनसान। हिंदुकुश, कुनलुन और तियनसान, जब तीनों पर्वत ऊपर से आते हैं और चौथा काराकोरम जाता है तो आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद में गांठ जैसा आकार रहते हैं, जैसे किसी रस्सी को बांध देते हैं ना, इस तरीके का आकार ले लेते हैं।
और इस आकार को ही कहा जाता है पामीर का पठार। क्या कहा जाता है? पामीर को पठार को हम लोग विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विश्व की। इसका एक विस्तार है वो पूर्व की ओर है, ऐसा इसका पश्चिमी विस्तार क्या कहलाएगा? ये पश्चिमी विस्तार है। कौन सा है? और इसका पूर्वी विस्तार है, पूर्वी विस्तार आगे की तरफ इधर निकल के चला आएगा। इसको हम लोग कैलाश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील स्थित है, जहां से भारत की 3 प्रमुख नदी निकली है। पहली सिंधु, दूसरी ब्रह्मपुत्र और बीच में सिंधु की सहायक नदी सतलज। कौन सी है? सतलज। गंगा नहीं, सिंधु की सहायक नदी सतलज। तीनों कहां से निकली है? मानसरोवर झील से निकलती है। पहले ये भारत का हुआ करता, कहते हैं ये तिब्बत में था और तिब्बत चीन के कब्जे में, तो अभी किसके पास में है? ये चीन के पास में। समझ में आया ना यहाँ तक? कुल मिलाकर इसका पूर्व पहली 2 चोटियां प्रमुख हो गई। प्रमुख चोटियां 2 कौन सी है? केटू और सबसे ऊंची केटू है, फिर उसके बाद में केपुर है। काराकोरम की 2 चोटियां सबसे ऊंची है। इसके बाद में उसमें ग्लेशियर कितने लिखा दिए मैंने आपको? 5। कौन सा? सियाचिन, स्पर, पाल्टोरो, बियापोल और यारकंद। इसके बाद में इसके 2 विस्तार है, एक पूर्वी विस्तार और एक पूर्वी विस्तार का नाम है कैलाश पर्वत और पश्चिमी विस्तार का नाम क्या है? यहां तक समझ में आ गया? कुल मिलाकर के ये आपका काराकोरम में पढ़ना है। तो ट्रांस हिमालय का खुद का पहला भाग हो गया। दूसरा है आपका लद्दाख। क्या है? लद्दाख में एक खड़ी ढाल का पर्वत है, इसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? कुल मिलाकर के राकापोसी खड़ी ढाल का पर्वत है, अर्थात चढ़ने में तो वो इस तरीके का होगा, लेकिन दूसरी तरफ सीधा होगा, ढलान वाला नहीं। खड़ी ढाल का मतलब होता है वो ऊपर से सीधा हो एकदम। चढ़ने में तो ऐसे होगा, लेकिन दूसरी साइड में क्या होगा? एकदम सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। इसी होगा क्या कहा जाता है? खड़ी ढाल का पर्वत। उस पर्वत का नाम क्या है? अगला आता है आपका जास्कर। क्या है? और जास्कर में जितनी भी सुरंग बनी हुई है, क्या बनी हुई है? सुरंग बनी हुई है जास्कर में। कहां पर है? आप लोगों ने देखा होगा पहले हमारे यहाँ की ट्रेन जाती थी जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर तक जाती थी। कहां तक जाती थी? उसके बाद में अनेक सुरंग बना दी है, अटल टनल, जवाहर सुरंग। कुल मिलाकर के अभी रेलवे चिनाब ब्रिज बना करके रेलवे और आगे तक पहुंच गया है, घाटी तक पहुंच गया है। और ट्रेन कहां तक जाने लगी है? जम्मू कश्मीर में घाटी तक जाने लगी है। अंतिम स्टेशन कहां हुआ करता था हमारा? आप वैष्णो देवी जाते हो, इसको जम्मू तवी, क्या नाम था उसका? जम्मू अंतिम स्टेशन हुआ करता था। लेकिन इसको क्रॉस करके अब चिनाब नदी को क्रॉस करके और आगे तक ट्रेन जाने लगी है। अभी शुरू हुई है, वो रिसेंटली शुरू हुई है। ठीक है। कुल मिलाकर के जितनी भी टनल बनी हुई है किस श्रेणी में बनी हुई है? जास्कर में बनी हुई है, चाहे वो अटल टनल हो चाहे वो जवाहर टनल हो, कुल मिलाकर के इसी में बनी हुई है। अगला आता है पीर पंजाल, और पीर पंजाल को लेकर के लोग लड़ पड़े। भौगोलवेत्ता है वो कहते हैं कि नहीं ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और कुछ भौगोलवेत्ता कहते हैं कि नहीं ये बृहद हिमालय का हिस्सा है। जैसे मान के चलिए ट्रांस हिमालय के 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 और यहाँ से क्या शुरू हो गया आपका? बृहद हिमालय। यहाँ से क्या शुरू हो गया आपका? बृहद हिमालय। कैसे बोल रहे? साइलेंट करो। कुल मिलाकर के कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। तो चौथा भाग कौन सा है आपका? पीर पंजाल। पीर पंजाल के कुछ भौगोलवेत्ता कहते हैं कि लघु मतलब ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और कुछ कहते हैं बृहद हिमालय का हिस्सा है। आप लोगों को मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था मैंने कि आप जिस क्षेत्र में जाते हो उस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पहले से पता चलने लग जाता है। आप लोगों ने सुना है राजस्थान, राजस्थान का मतलब रेगिस्तान, आपके माइंड में यही है। राजस्थान कैसे एरिया है? रेगिस्तान वाला। और मिट्टी कैसी है? रेतीली। कुल मिला के रेतीली मिट्टी की बात करेंगे और आप राजस्थान बॉर्डर की तरफ जाने लगोगे तो वहीं आपको पता चलने लग जाएगा कि यहाँ पर रेतीला एरिया आ गया है। रेतीली मिट्टी आ गई तो इसका मतलब राजस्थान एरिया के नजदीक आ गए। और राजस्थान वाले यूपी आते हैं तो उनके यहाँ ज्यादा रेतीली मिट्टी, इधर आकर के रेतीली मिट्टी कम हो जाती है, तो वो क्या समझने लग जाते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी में एंट्री करने वाले हैं। तो यही चीज हुआ करती है। जब ये दोनों साथ नजदीक हैं इसलिए दोनों के क्या है? अवशेष मिलते भी है। कुल मिला के दोनों एक दूसरे के भाग है। कोई कहता है बृहद का है और कोई कहता है ट्रांस हिमालय का है। ठीक है। आपको पहला समझ में आया काराकोरम, लद्दाख समझ में आया, जास्कर समझ में आया, पीर पंजाल समझ में आया। ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय 2 देशों में फैला हुआ है, एक चीन में और दूसरा चीन में। इसके 2 विस्तार है, एक पश्चिमी विस्तार और एक पूर्वी विस्तार। पूर्वी विस्तार का नाम है कैलाश पर्वत और पश्चिमी विस्तार का नाम है पूर्वी विस्तार का नाम क्या है? कैलाश पर्वत, और पश्चिमी विस्तार का नाम क्या है? पामीर का पठार। और पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ऊंचा भी है, और पठार का मतलब होता है मैदान से ऊंचा हो लेकिन वो चोटी नुमा नहीं हो, तखत जैसा हो, अर्थात एकदम फ्लैट हो। ऐसी आपकी टेबल है ना, इस टाइप का, उसको क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। जब यहाँ 4 पर्वत आके टकराते हैं तो यहाँ पर ये चोटियां नहीं रहती, एक गांठ जैसा आकार लगता है, ऐसा लगता है बांध दिया गया इनको, और चोटियां खत्म हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं पठार। ठीक है। इसके बाद में काराकोरम की 2 चोटियां प्रमुख थी, केटू और केपोर। इसके बाद में ग्लेशियर बता दिए 5, और इसके बाद में आप लोगों का अगला लद्दाख हो गया। लद्दाख में खड़ी ढाल का पर्वत का नाम है राकापोसी। क्या नाम है? दूसरा है जास्कर, जास्कर सुरंग है। और उसके बाद अगला है पीर पंजाल। पीर पंजाल को लेकर के भौगोलवेत्ताओं आपस में उनमें असमंजस है कि किसका भाग है। ठीक है।
तीन पर्वत है इसमें। एक है हिंदुकुश पर्वत, हाँ एक है हिंदुकुश पर्वत, एक है कुनलुन, एक है तियानशान। हिंदुकुश, कुनलुन और तियानशान, ये तीन पर्वत हैं, ठीक है। और तीनों पर्वत कहाँ हैं, क्या करके किससे टकराते हैं, केटू से टकराते हैं। किससे टकराते हैं, कुल मिलाकर इसके दो विस्तार हो जाते हैं, एक पूर्वी विस्तार और एक पश्चिमी विस्तार, ठीक है। इसके बाद में आपका ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। इसके बाद में अगला आता है बृहद हिमालय। क्या आता है, ठीक है। इसको लिखना है किसी को, तुरंत उतारा करो, थोड़ा सा ये मेन पॉइंट है, बाकी मैं लिखाऊंगा बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर के अगला आता है आपका बृहद हिमालय। कौन सा आता है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। आप लोगों को पता है बृहद का मतलब क्या होता है, बृहद का मतलब होता है बड़ा, बृहद का मतलब क्या होता है। और ध्यान रखना बृहद हिमालय वो चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना हिमालय पर्वत में, आप लोग हिमालय पर्वत को गौर से देखोगे तो जो पश्चिम की तरफ है वो चौड़ा है और पूर्व की तरफ है वो कैसा है, सकरा होता चला गया है। कुल मिलाकर के इस तरीके का है, ठीक है। कुल मिलाकर के चाकू टाइप का है। चाकू आगे जाके किनारों पर कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, और पीछे क्या होता है, चौड़ा होता है। इस टाइप का एक बना हुआ है। इसका ऊपरी भाग है आपका ट्रांस हिमालय, इसके बाद में आता है बृहद हिमालय, इसके बाद में आता है लघु या मध्य, इसके बाद में शिवालिक। इसके चार भाग है, ठीक है। अब चार भाग यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब इसके चार भाग यहाँ देख लिए। अब इसके बाद भाग आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय वो चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो किसमें है, बृहद हिमालय में। लगभग 92 चोटियां इसमें सबसे ऊंची ऊंची। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है वो भी बृहद हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, बृहद हिमालय का। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को, जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत का, उसको क्या कहा जाता है, चोमालुंगमा और सागर माता। क्या कहते हैं, चोमालुंगमा और हिमालय पर्वत को कहा जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर चोटियां पाई जाएंगी। एक ये ध्यान रखना, इसका एक हिस्सा पाकिस्तान में जाता है और दूसरा अरुणाचल तक जाता है। इधर क्या है आपका पाकिस्तान और इधर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और इधर पाकिस्तान वाले लोग हैं वो अलग ही हैं, अलग दुनिया से आए हुए हैं, पता नहीं। और वो कहते हैं कि हमारे देश में जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत कैसे नहीं है। उसका नाम है सुलेमान पर्वत। क्या नाम है, सुलेमान पर्वत को वो कहते हैं कि वो हिमालय पर्वत कैसे नहीं है। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में, और वो कहते हैं कि ये हिमालय पर्वत का भाग। ऐसे कैसे हो सकता है, हिमालय पर्वत जब क्रॉस करके चीन तक जाता तो हिमालय पर्वत पाकिस्तान में भी होगा। जब इस पर रिसर्चें हुई तो पाया गया ये हिमालय पर्वत का ही भाग है। कुल मिला के पाकिस्तान में एक पर्वत चोटी पड़ती है, इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है, नंगा पर्वत का मतलब उभरा हुआ, उभारे, जानते हो उसमें बहुत पेड़ पौधे नहीं होंगे, केवल उसमें पर्वत दिखता होगा, इसका नंगा पर्वत। और अंतिम अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा। क्या नाम है, नामचा बारवा। कुल मिला के नामचा बारवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये आपका पाकिस्तान में कहाँ है। लेकिन आपको मेन चोटियां पड़नी जो आपके उत्तराखंड में कहाँ है, और एक आपके सिक्किम में। कहां पर है, एरिया सिक्किम है। सिक्किम में भारत में वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी नाम है उसका कंचनजंगा। क्या नाम है, और कुल मिलाकर के यहाँ भी दो चोटियां प्रमुख हैं। ये उत्तराखंड का एरिया है, किसका है, उत्तराखंड में दो ये चोटियां प्रमुख हैं। इन दोनों चोटियों के बीच में कई चोटियां भी हैं। ये दो चोटियां हैं वो प्रमुख हैं। दो चोटियों का मतलब, चोटी समझते हो, नहीं समझ में आता। अरे लड़कियां जो बांधती ना सिर पे वही चोटियां होती हैं। तुम लोग क्यों देख रहे हो, तुम छोटे होते थे ना लड़के, मम्मी पकड़ के बांध दी, ले ऊपर पुंजड़ी निकाल दी, उसी को चोटी कहते हैं। समझ में आया ना, कुल मिलाकर के वो चोटी हो गई। तो हम लोग चोटियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली एक चोटी है जिसका नाम है कामेट। क्या नाम है, कामेट। क्या नाम है, पहली चोटी इधर है कामेट, और अंतिम चोटी जिसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी। कुल मिलाकर के ये दो चोटियां हैं। इन दोनों चोटियों के बीच में कई चोटियां हैं, और कई चोटियां जो प्रमुख हैं वो हैं जिनसे हमारे भारत की नदियां निकली हैं। क्या निकली हैं, भारत की नदियां निकली हैं। सबसे पहली आती है बंदरपूंछ। कौन सी आएगी, इन दोनों के बीच में इधर लिखना शुरू करना तुम्हें। तो सबसे पहली है बंदरपूंछ। क्या नाम है, बंदरपूंछ चोटी है पहली वाली। बंदरपूंछ चोटी हो गई। बंदरपूंछ के बाद में अगली आती है, इसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है, और ध्यान रखना जहां गंगोत्री होगी तो वहां दूसरी भी होगी, इसका नाम है दूसरी का यमुनोत्री। क्या नाम है, गंगोत्री होगी तो यमुनोत्री भी होगी,
कुल मिलाकर के 2 हो गई। इसके बाद में आपने एक और सुना होगा, केदारनाथ। क्या सुना होगा? अगर केदारनाथ भी होगा तो फिर बद्रीनाथ भी होगा कि नहीं होगा? तो बद्रीनाथ हो गया। इसके अब ध्यान रखना, केदारनाथ में किसका मंदिर है और बद्रीनाथ में, हाँ, यहाँ भी नाथ शब्द है ना, ज्यादातर शिव के मंदिर पाए जाते हैं। तो केदारनाथ में शिव का है और शिव का एक हथियार है। उस हथियार का नाम क्या है? इसलिए शिव, जहां शिव रहेंगे अपना हथियार साथ में रहेगा, तो बीचों बीच में एक और पर्वत पड़ता है, इसका नाम है त्रिशूल। क्या नाम है? तो सबसे पहला कौन सा था? बंदरपूछ। इसके बाद में दूसरा त्रिशूल, केदारनाथ और बद्रीनाथ। कुल मिलाकर के आप लोगों को ये पर्वत पाए जाते हैं। क्या हो गया? तो उसके बाद में इससे पहले एक आता है, इसका नाम है कामेट, और बाद में आता है नंदा देवी। यमुनोत्री से, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी, जिसको हम लोग गंगा कहते हैं ना। उसमें आकर के आके जिन ये चोटियां और हैं, इनसे कोई न कोई नदी निकलती है और आकर के उसमें मिल जाती है। कहीं अलकनंदा मिलती है, कहीं और भी नदियां हैं, कुल मिलाकर के इसमें मिल जाती है भागीरथी में, और जब गंगा बनती है। और भागीरथी की, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना। और यमुना कहां से निकलती है? यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। ठीक है। इसके बाद में त्रिशूल, केदारनाथ और बद्रीनाथ नाम के भी पर्वत यहाँ पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है। आपका हो गया बृहद हिमालय। ठीक है, आपका क्या हो गया? बृहद हिमालय हो गया। ठीक है। इसके बाद में अगर आगे जाएंगे तो हम किसकी तरफ जाएंगे? सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में है वो क्या है? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में है वो, आंध्र नहीं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वो क्या है? नामचा बारवा। क्या नाम है? नामचा बारवा। ये भारत के अंदर चोटियां हैं, बाकी इसमें बीचों बीच में इनमें आप अनेक चोटियां पढ़ोगे। उसमें आप लोग माउंट एवरेस्ट भी है, वो भी आपके नेपाल में पड़ती है। छोयू, वो भी आपकी नेपाल में पड़ती है। कुल मिलाकर के आप लोगों को भारत की चोटियां देखनी है। इसकी चोटियां देखनी है, भारत के अंदर जो चोटियां स्थित है इनको देखना है। ठीक है। अगला आता है आपका लघु या मध्य हिमालय। अगला कौन सा आता है? लघु या मध्य हिमालय। इसको मिटा दूं? आगे लिखाऊंगा बेटा, इनको भी तुम लिखा दूंगा, चिंता मत करिए। ट्रांस और बृहद में टेम्परेचर कैसा रहता है? ट्रांस हिमालय मैंने बताया था कि ग्लेशियर है, और ग्लेशियर कैसे रहते हैं? और वहां माइनस, मैंने कहा सियाचिन वो ठंडा है तो -55 डिग्री टेम्परेचर है, तो कहीं 40 भी होगा माइनस में, कहीं 30 भी होगा, लेकिन माइनस में ठंडा रहेगा। और ये सबसे ऊंचा है, और सबसे ऊंचा है तो सबसे ऊंचाई पर कैसा रहेगा भाई? जितना ऊंचाई पर जाओगे मौसम ठंडा होता जाएगा। तुम लोग गए थे, कैसा मौसम रहा था? कुल मिलाकर के तुम तो लघु या मध्य हिमालय में पहुंचे थे, उससे भी ऊंचा है, तो ऊंचा कुल मिलाकर के कैसा रहेगा मौसम? वहां पे ठंडा रहेगा। अगला आता है लघु या मध्य हिमालय। लघु या, क्योंकि बीचों बीच में, इसलिए इसको मध्य कहा जाता है, और बड़े पर्वत से जो बृहद हिमालय उससे छोटा है, इसलिए इसको लघु कहा जाता है। अब लघु हिमालय में जितनी भी सुंदर सुंदर जगह है घूमने लायक, वो यही है। चाहे आप जितनी भी सुंदर सुंदर जगह घूमने जाते हो ना, वहां जाकर के मन संतुष्ट हो जाता है, वाह आगे जन्नत में, आगे स्वर्ग में। वही क्या है आपका? लघु हिमालय में। लघु हिमालय में बर्फ पड़ती रहती है, सर्दियों के समय में बर्फ पड़ेगी, और इसके बाद में गर्मियों में बर्फ पिघल जाएगी। जब बर्फ पिघल जाएगी तो मैदान खाली हो जाएंगे, जिन मैदानों में पानी निकल के जाता है वहां घास उगाती है। क्या उगाती है? और घास उगेगी तो घासों में फूल निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु जब आरंभ होती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, तो आपके चारों तरफ घास आने लग जाती है। हरी घास मैदान में दिखती है तो आपको अच्छा लगता है, हर जगह मैदान अच्छा लगता है। इसी तरीके से यहाँ से बर्फ पिघल जाती है तो उसको क्या निकलने आती है? घास निकलने आती है। क्या निकलने आती है? घास निकलने आ जाती है। जम्मू कश्मीर में तो घास को मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में उसको प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यार नहीं, प्यार। क्या कहा जाता है? आओ अपने मन से कुछ भी, कुल मिलाकर के उसको प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर उसको मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बात नहीं, जम्मू कश्मीर में उसको मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में 2 फेमस मर्ग भी हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। इनको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ठीक है। जितनी भी सुंदर सुंदर जगह, कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, डलहौजी, देहरादून वगैरह, जहां घूमने जाओगे सुंदर सुंदर जगह मिलेंगी। रानीखेत वगैरह, वो किस में श्रेणी में आते हैं? लघु या मध्य में आते हैं, क्योंकि सर्दियों में वहां बर्फ रहती है, और जब गर्मियां आती हैं तो बर्फ पिघल जाती है और मैदान निकल के आता है, और मैदानों में घास निकलने आती है। क्या निकल के आती है? उस घास को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मृग नहीं, मर्ग। क्या कहते हैं? मृग माने हिरण होता है, उसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर उसको मर्ग कहते हैं, और उसके बाद में उत्तराखंड में उसको प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अपने मन से मत बना देना, एक शब्द अलग है, प्यार। डाई अक्षर प्यार का, और तो पंडित हो है ना।
कुल मिला प्यार के नाम से जैसे खुश होते हैं, वाह अलग ही दिखता है, अलग ही रौनक दिखती है चेहरों पे, है खुश हो जाते हैं। मास्टर ने मन की बात करी रे, पता ही नहीं। कुल मिलाकर के मर्ग हो गया, दो फेमस मर्ग है, एक का नाम है सोनमर्ग और दूसरे का नाम है गुलमर्ग, ठीक है। उसके बाद वो उत्तराखंड में उसको प्यार कहा जाता है। अगला आता है शिवालिक। क्या आता है? शिवालिक को हिमालय की पदस्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? पदस्थली का मतलब होता है पहला पैर रखना। क्या करना? हम किसी बड़ी गाड़ी में बैठते हैं तो पहले डायरेक्ट बैठ जाते हैं कि पैर रख के बैठना पड़ता है, ठीक है, पैर रख के बैठना पड़ता है। उसमें जो पैर रखने की जगह उसको फुटील कहा जाता है या फिर फुटरेस्ट कहा जाता है। जो फुटील या फुटरेस्ट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं पदस्थली। क्या कहते हैं? जब हम हिमालय पर चढ़ेंगे तो सबसे पहले किस पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा? शिवालिक पर चढ़ना होगा। कहाँ चढ़ना होगा? शिवालिक में जो चढ़ने का एरिया होता है उसको दून या द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दून या। एक प्रसिद्ध द्वार भी जिसका नाम है हरिद्वार, एक प्रसिद्ध दून है जिसका नाम है देहरादून। प्रसिद्ध दून का नाम क्या है और प्रसिद्ध द्वार का नाम क्या है? सुना ना आप लोगों ने? जो आप लोग एंट्री करते हैं हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं उसके लिए जो दो जगह है इनका नाम है दून और हिमालय पर्वत। समझ आया रे? इतना बड़ा हिमालय पर्वत और इतनी जगह में खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों को लगता है कि हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। हिमालय पर्वत की औसतन लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी पश्चिम की तरफ चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर के समथिंग है और पूर्व की तरफ चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर के समथिंग है। कुल मिलाकर के इसकी चौड़ाई की बात करें तो कहीं 500 तो कहीं 150 है और इसकी लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर है। और 2500 किलोमीटर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा होता है। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा पर्वत है। अब छोटा पर्वत होगा ना तो जेसीबी लेके तोड़ ताड़ करके रख दो, यहाँ से तेरे बारे में पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन बड़ा पर्वत है, हिमालय पर्वत से आपको लॉस नहीं, नुकसान नहीं, बहुत फायदा भी रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सभी ठंडा क्षेत्र है, आगे जाकर के क्रॉस करोगे ठंडा क्षेत्र आएगा और वहां से शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती हैं और ठंडी हवाएं सीधी कहाँ आएंगी? भारत आएंगी तो एक मिनट में निपटा देंगे जो सामने आए। आप लोग कुल मिलाकर के भारत में आती हैं या भारत की तरफ आएंगे तो हिमालय पर्वत से टकराती हैं और हिमालय पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाती, पार नहीं कर पाती, इसलिए भारत में नहीं आती। इतने दिन से सरकार कह रही है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। हिमालय पर्वत को हटा दो, एक दिन में जनसंख्या नियंत्रण। पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल निपटा दो, ले नीचे की तरफ जनसंख्या नियंत्रण। कुल मिलाकर के नीचे की तरफ जाएंगे ना, बड़ी ज्यादा जनसंख्या है उन राज्यों में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद में कहाँ है? बिहार में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एक दिन में हवा क्रॉस करेगी -60 डिग्री टेम्परेचर, सब वही के वही रह जाएंगे, है ना। कुल मिलाकर के सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्यों करो भाई? मरना तो है, सबको मरना है, ये तो सच्चाई है ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, अचानक से म्यांमार में भूकंप आया ना, तो बिल्डिंग टूट गई और तुम यहाँ बैठे हो, अचानक से यहाँ भूकंप आ जाए, बिल्डिंग आके नीचे गिर जाए, यमराज भी तुम लोगों को ढूंढेगा ना, टॉर्च लेके, तो कहेगा पापड़ किसने बना दिया रे इधर, मैं तो इंसान लेने आया था, है ना। सब दब जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा निकलेगा ना। तो कुल मिलाकर के आपका हिमालय पर्वत कंप्लीट हो गया। यहां तक समझ में आया? चलो हिमालय पर्वत के बारे में कुछ लिखते हैं। देखो, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल पर्वतीय, बोलना शुरू करूं? लिखो, भौगोल वेत्ताओं के अनुसार, भौगोल वेत्ताओं के अनुसार, भौगोल वेत्ताओं के अनुसार वैश्याओं नहीं रे, वेत्ताओं। कौन कह रहा था रे अभी? अपने मन से कुछ भी बातें बना दे। भौगोल वेत्ता इतनी देर से बोल रहा हूं लगातार, वो भौगोल वेत्या कह रहा है। भौगोल वेत्ताओं के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है, आज जहां हिमालय पर्वत है, जहां टेथिस नाम, वहां टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, वहां टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। टेथिस, टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। सागर के दोनों ओर, सागर के दोनों ओर
उत्तर में अंगारा तथा दक्षिण में गोंडवाना भूमि के हिस्सा हुआ करते थे। उत्तर में अंगारा एवं दक्षिण में गोंडवाना भूमि के हिस्सा हुआ करते थे। मैंने बोला था उत्तर में अंगारा तथा दक्षिण में गोंडवाना भूमि के हिस्से हुआ करते थे। अगला पॉइंट है प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण, हाँ प्लेट विवर्तनिक क्रिया, प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण दोनों भूखंड आपस में टकरा गए। दोनों भूखंड आपस में टकरा गए। प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण दोनों भूखंड आपस में टकरा गए और सागर के स्थान पर विशाल पर्वत का निर्माण हो गया। विशाल पर्वत का निर्माण हो गया। जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं, जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं। जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं। अगला पॉइंट है हिमालय एक वलित पर्वतमाला है। हिमालय एक वलित पर्वतमाला या पर्वत है, कुछ भी लिख दीजिए। पर्वत है। वलित का मतलब क्या होता है? मोड़दार। ऊंचा नीचा हो गया ना, मोड़दार हो गया है, इसलिए उसको वलित पर्वत कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, स्टेप नहीं है डांस के, तो आगे वलित पर्वत है। अगला लिखो हिमालय विश्व का नवीन पर्वत है। हिमालय विश्व का नवीन पर्वत है। फटाफट बहुत स्पीड में लिखो, जितना स्पीड में लिख सकते हो। हिमालय विश्व का नवीन पर्वत है जो 11 करोड़ वर्ष पुराना है। अगला लिखो हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक, अरुणाचल प्रदेश तक, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। अरुणाचल तक 2500 किलोमीटर लंबा है। 2500 किलोमीटर लंबा है, जो पूर्व में 150 तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर चौड़ा है। जो पूर्व में 150 और पश्चिम में 500 किलोमीटर चौड़ा है। हिमालय की औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। हिमालय की औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। 6100, 6100। एशिया में सबसे अधिक ऊंची चोटी, अगला पॉइंट, एशिया में सबसे अधिक ऊंची चोटी इसी पर्वतमाला की हैं। एशिया में सबसे अधिक ऊंची चोटी इसी पर्वतमाला की हैं। ध्यान रखना, एशिया में सबसे ऊंची चोटियों की संख्या 94 है
और 92 चोटियां हैं वो अकेले हिमालय पर्वत की हैं, 94 में। हाँ, इसी पर्वतमाला की हैं। याद रखना, हाँ, एशिया में कुल मिलाकर के 94 ऊंची चोटियां हैं, उनमें से 92 चोटियां हैं वो अकेली हिमालय पर्वत की हैं। 92 चोटियां कहां हैं? केवल हिमालय पर्वत की हैं। और मैकल पर्वत वगैरह और भी नहीं है, केवल हिमालय पर्वत को लेके जाएंगे, वो भी तो नीचे होता आया है भाई। तो आगे बताऊंगा उनको। चलो इसके बाद में अगला लिखो। हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जी हाँ, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फैला हुआ है। आगे चलें।